नमस्कार साथियों, मैं रामनिवास सर ज्ञान स्थली गुरुकुल हापुड़ में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीखेंगे अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय के कितने प्रकार होते हैं। इसको हम सबसे पहले जो प्रकार हैं उसको एक वाक्य के द्वारा समझते हैं ताकि आपको याद करने में आगे दिक्कत ना हो। मैं वाक्य लिखता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं। साथियों, हमने एक वाक्य लिखा, क्रिया विशेष संबंध से संपूर्ण जगत में अलग विषय है ना। ये हमने एक वाक्य लिख लिया। अब इसी वाक्य से हमें अव्यय के चारों प्रकार निकालने हैं। जैसे पहला क्रिया विशेष है ना, ये होगा हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा संबंध है, ये होगा हमारा संबंध बोधक अव्यय। तीसरा संपूर्ण, संपूर्ण से होगा साथियों हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा हो गया हमारा विषय, विषय से होगा हमारा विषम्य बोधक अव्यय। इन चारों को हम इस तरह से नोट कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं अब अव्यय की परिभाषा। अव्यय किसे कहते हैं साथियों, सरल शब्दों में आपको बताता हूं। अव्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं है। चाहे लिंग परिवर्तन कर लो, चाहे वचन परिवर्तन कर लो, चाहे कारक परिवर्तन कर लो, कोई भी परिवर्तन कर लो वाक्य में, वो कभी नहीं बदलते हैं। जैसे मैंने लिखा लेकिन शब्द है ना, जैसे लेकिन, जब हम लेकिन शब्द को किसी भी तरह से बोलते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते लेकिन वर्षा होने के कारण नहीं गए, है ना। बच्चा स्कूल जाता लेकिन वर्षा होने के कारण नहीं गया। बच्ची स्कूल जाती लेकिन वर्षा होने के कारण नहीं गई। तो यहाँ जो लेकिन शब्द है ये आपका अविकारी शब्द है और अविकारी शब्द अव्यय होते हैं। आसान तरीके से समझ गए होंगे। अब हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करेंगे और गहराई से। जैसे हमारा पहला है अव्यय के भेद में क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय जैसे आज, कल, यहाँ, वहां, खूब, धीरे धीरे, इस तरह के शब्द यह हमारे क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे आज बहुत वर्षा हो रही है ना। अब हम किसी भी तरह से बोल लें, आज को नहीं बदल सकते। जैसे कल स्कूल नहीं खुलेगा, किसी भी तरह से बोल लें तो कल को किसी भी रूप में नहीं बदल सकते। जैसे कल, कला, कलो, ऐसे नहीं हो सकता, कल ही रहेगा। ऐसे ही आपके ये हैं, ऐसे ही आपके ये हैं, ऐसे ही आपके ये हैं, ये सारे आपके इसी तरह के हैं। आगे चलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो दो वाक्य या उपवाक्यों को जोड़ते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो मैंने एक वाक्य लिखा, राम व श्याम स्कूल गए हैं। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं, राम और श्याम स्कूल गए हैं। तो ये जो आपका और या वह है, इसके द्वारा ये उपवाक्य और ये वाक्य को जोड़ा गया है। और उपवाक्य के लिए मैंने आपको पहले बताया है, उपवाक्य को एक वर्ण या एक अक्षर के द्वारा भी बोला जा सकता है। वाक्य बोलने के लिए कम से कम 2 शब्दों की आवश्यकता होती है। तो साथियों, समुच्चय बोधक अव्यय में ऐसे शब्द जो 2 वाक्य या उपवाक्य को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ये सारे आपके समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग नंबर 3, विषम्य बोधक अव्यय। देखो विषम्य बोधक अव्यय, विषम्य बोधक अव्यय में जितने भी ये शब्द हैं, हाय, अरे, ओहो, बल्ले बल्ले, ये वाक्य के पहले जुड़ जाते हैं लेकिन वाक्य से इनका कोई संबंध नहीं होता है। देखो किस तरह से, अभी मैं बताता हूं आपको। देखो साथियों, जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, अरे, फिर ये मैंने विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग किया। तो विषम्य बोधक चिन्ह के लिए आप ध्यान रखेंगे, जब वाक्य दोष में देता है इस तरह के प्रश्न, तो यहाँ ये वाला चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह। ठीक है साथियों, इस चिन्ह को वो इस तरह देगा
ये आपका अर्धविराम है, इस चिन्ह का प्रयोग नहीं करना है, हमें इस चिन्ह का प्रयोग करना है। वह पास हो गया, है ना। हमारी एक वाक्य यहां से यहां तक हो गया, वह पास हो गया। अब वह पास हो गया, इसके लिए ये आश्चर्य या खुशी के लिए इस शब्द का प्रयोग हमने किया, लेकिन इस शब्द का प्रयोग करने के बाद हमने विषम्य बोधक अव्यय का प्रयोग किया। विषम्य बोधक चिन्ह आपका ये है, ठीक है। तो विषम्य बोधक चिन्ह में, विषम्य बोधक चिन्ह से हमें यह पता लग जाता है कि वाक्य में दुख, क्रोध, घृणा, हर्ष भाव, इस तरह के भाव छुपे होते हैं। जो वाक्य इन सभी भावों से जुड़े होते हैं वे आपके विषम्य बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसमें वाक्य का विषम्य बोधक अव्यय से कोई संबंध नहीं होता है, वाक्य अलग होता है और विषम्य बोधक अव्यय अलग होता है। इसको ध्यान रखता है, इसका वाक्य से कोई संबंध नहीं है, यह वाक्य से अलग गिना जाता है। आगे चलते हैं इसी क्रम में हेडिंग नंबर 4 की तरफ। हेडिंग नंबर 4 है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में साथियों, इन शब्दों के द्वारा दो पदों का संबंध जोड़ा जाता है। दो पदों का संबंध जोड़ा जाता है कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं लिख के। देखो साथियों, मैंने एक वाक्य लिखा, श्याम के पास मोहन रहता है। तो श्याम आपका ये, और ये मोहन के पास या मोहन रहता है ना। तो श्याम के पास, इसके द्वारा इन दोनों का संबंध जोड़ा जा रहा है, इन दोनों का संबंध जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे वाक्य जो दो पदों को आपस में जोड़ते हैं संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। और ये इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं ये आपके संबंध बोधक अव्यय होते हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में, आप इसको समझ गए होंगे। निपात, निपात किसे कहते हैं? देखो, यदि वाक्य में इस तरह के शब्द आ जाते हैं तो इस तरह के शब्द आने पर ये शब्द वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता है। अव्यय जितने भी होते हैं इनका अर्थ होता है, निपात का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे हमारा एक पहला शब्द है ही, ही का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यदि ये वाक्य में जुड़ गया तो ये वाक्य के अर्थ को बदल देता है। देखो कैसे बदलता है। देखो साथियों, ये जो निपात हैं, निपात से देखो, जैसे मैंने पहला वाक्य लिखा, राम ने ही मुझे मारा, मतलब इसका यह है किसी और ने नहीं मारा, राम ने ही मारा। दूसरा फिर मैंने लिखा, ये मैंने पुनरुक्ति चिन्ह लगाया है, इन चिन्हों का नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते पुनरुक्ति चिन्ह, है ना। तो जैसे ये पुनरुक्ति चिन्ह है, राम ने मुझे ही मारा, है ना, राम ने मुझे ही मारा मतलब किसी और को नहीं मारा। यहां फिर तीसरे वाक्य में राम ने मुझे मारा ही था, मतलब मारा ही था, गाली वगैरह नहीं दी। तो यहां ही के द्वारा तीनों वाक्य में अलग अलग अर्थ बनता है, इसलिए निपात वाक्य के अर्थ को बदल देते हैं, लेकिन इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। मैं समझता हूं आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। परसर्ग, परसर्ग किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में के लिए, तक, से, मैं, पर, पे आते हैं वे आपके परसर्ग कहलाते हैं। देखो कैसे, देखो साथियों, मैंने लिखा छत पर कुर्सी रखी है ना, छत पर। अब ये जो है पर,
ना तो ये क्रिया विशेषण अव्यय है, ना समुच्चय बोधक अव्यय है, ना संबंध बोधक अव्यय है, ना ही आपका विषमय बोधक अव्यय है। तो इससे अलग भी इस तरह के शब्द जो होते हैं वे आपके पर्ग सर्ग कहलाते हैं, है ना। जैसे ये आपका यहाँ पर और ये आपका छत पर कुर्सी रखी है, तो ये आपके परसर्ग कहलाते हैं। मैं समझता हूं आपने निपात, परसर्ग और अव्यय को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अव्यय के उदाहरण। अब मैं आपको देखो अव्यय के उदाहरण दिखाता हूं। जैसे देखो, वह आज स्कूल गया, है ना। तो यहां आज स्कूल गया, आज यहां आपका अव्यय है। अब ये भी आपका बदल सकता है, ये भी आपका बदल सकता है बहुवचन में, गया भी आपका बहुवचन में बदल सकता है। वह की जगह हम वे कर सकते हैं, वे आज स्कूल गए, है ना। स्कूल की जगह बहुवचन में स्कूलों हो जाएगा, गया की जगह गए हो जाएगा। सारे शब्द बदल जाएंगे लेकिन ये नहीं बदलेगा। इसी तरह से साथियों ये है, और इसी तरह से साथियों आपका ये आपका लिए जो आपका परसर्ग मैंने बताया है। इसी तरह से साथियों आपका तो ये आपका निपात है ना। अब मान लिया एग्जामिनर ये कहता है निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में निपात का प्रयोग किया गया है, तो साथियों मुझे लगता है आप अब आसानी से बता दोगे निपात का प्रयोग इस वाले वाक्य में किया गया है ना। अब वो कहता है निम्नलिखित विकल्पों में किसमें क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग किया गया है, तो पहले वाले वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय है। आप अब इस तरह के सवालों को आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो उदाहरण में दिखाता हूं। ये अव्यय वाक्य या पदों का वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं ना, वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ये वो वाक्य भी हो सकते हैं और वाक्य के अंश भी हो सकते हैं। इसी तरह से क्रिया विशेषण अव्यय ये अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं, है ना। उदाहरण जल्दी, धीरे, यहाँ, वहां, अब, आज, खूब। वह काम धीरे धीरे करता है, वह आज बाजार जाएगा। इस तरह से आगे चलते हैं इसी क्रम में। संबंध बोधक अव्यय ये अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्द से बताते हैं। उदाहरण के लिए, है ना। अब ये जैसे मैंने पीछे बताया परसर्ग, उसमें भी आ जाएगा, संबंध भी जोड़ने में आ जाएगा। जैसे ये के पास, मदन गोपाल के घर के पास रहता है, बालक विद्यालय तक गया है। इस तरह के शब्द आपके, ये आपका परसर्ग है, ये है ना, और ये आपका संबंध बोधक में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, यह पुस्तक राम पास अलमारी में है, राम के पास, है ना, यहां थोड़ा मिस्टेक है। वह दिल्ली के पास हरियाणा से आया है ना, वह दिल्ली के पास हरियाणा से आया है। तो ये आपका देखो, ये आपका संबंध बोधक अव्यय को बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषम्य बोधक अव्यय मैंने सारे हेडिंग अंग्रेजी में भी लिखे हुए हैं ताकि आप अंग्रेजी में भी इनके अर्थ को आसानी से समझते रहें। एसएससी के एग्जाम में जहां अंग्रेजी आती है वहां इनका बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आपने हिंदी में समझ लिया तो अंग्रेजी के क्वेश्चन भी आप ठीक करते जाएंगे। साथियों, यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लग रही है तो लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस तरह के ही आपको आगे भी टॉपिक मिलते रहेंगे। ये अव्यय भावों जैसे आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, पीड़ा आदि में प्रकट होते हैं, है ना। ये जितने भी अव्यय हैं सारे के सारे ये इनमें प्रयोग होते हैं। जैसे अरे, देखो, जो आपका विषम्य बोधक अव्यय है ना, विषम्य बोधक अव्यय की बात कर रहा है। जैसे अरे, हाय, वाह, अफसोस, ओहो। देखो, सारे चिन्ह आपके, ये चिन्ह आपके लिए बहुत मायने रखते हैं एग्जाम की दृष्टि से। इस चिन्ह का बहुत ज्यादा रोल है वाक्य दोष के अंदर। देखो, यहां लिखा हुआ अरे चिन्ह का प्रयोग है, तुम यहां कब आए, है ना। ठीक है, जिस तरह का प्रश्न है उसी तरह के प्रश्न चिन्ह का प्रयोग यहाँ किया गया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। वह
चिन्ह का प्रयोग है, क्या सुंदर चित्र है, यहां भी आपको चिन्ह का प्रयोग करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न का उत्तर आपको सोचना है। मैं इसके कुछ समय बाद, लगभग 5-6 सेकंड बाद आपको आंसर दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको आंसर है क्यों है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। प्रश्न भी आपको पढ़ना है और विकल्प भी आपको पढ़ के अपने मन में सोच लेना है। इससे हमारा अव्यय वाला टॉपिक और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। देखो साथियों, आपको इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यद्यपि वह गरीब है, फिल इन द ब्लैंक, वह ईमानदार है ना। तो यहाँ जो आपका खाली स्थान है, यहाँ निम्नलिखित अवयवों में से कौन सा अव्यय आने वाला है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी, है ना। तो जो सबसे सटीक है हमें उसको बताना है। देखो यहाँ सबसे सटीक आपका परंतु है। यद्यपि वह गरीब है परंतु वह ईमानदार है, तो सबसे सटीक आपका ये वाला ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है, न केवल वह पढ़ाई में अच्छा है, फिल इन द ब्लैंक, खेल में भी निपुण है। इसके लिए सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प क्या है? इसके लिए सबसे सही विकल्प है, देखो ये वाला, है ना। न केवल वह पढ़ाई में अच्छा है बल्कि खेलों में भी वह निपुण है। यह आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, या तो वह आएगा, खाली स्थान, मैं जाऊंगा, यहां कौन सा अव्यय आएगा? तो प्रश्न नंबर 3 में सोचिए। प्रश्न नंबर 3 में आएगा, देखो यह, या तो वह आएगा अथवा मैं जाऊंगा। आगे देखो 2 खाली स्थान दिए गए हैं, है ना। वह गाता है, खाली स्थान, नाचता भी है ना। यहां दोनों में क्या आएगा? तो प्रश्न नंबर 4 में आपका ऑप्शन आएगा, देखो ऑप्शन ए आएगा। न केवल वह गाता है बल्कि नाचता भी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मैं बीमार था, खाली स्थान, स्कूल नहीं गया। साथियों, मैं समझता हूं आज तक आपने इस तरह के प्रश्न नहीं पढ़े होंगे। आने वाले एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। इस तरह के प्रश्न आपको किसी भी बुक में, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगे। आप कितने भी वीडियो देख लेना, ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। इनकी कहीं से कोई भी नकल नहीं करी गई है, ये सिर्फ मेरे द्वारा बनाए गए हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 का साथियों ए। जल्दी जल्दी चलते हैं, वीडियो लंबी ना हो, अपने टॉपिक को जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 6, देखो ये है आपका ए। राम तथा श्याम दोनों ही विद्वान है, तो ए है। तो ये कौन सा अव्यय है? ये होगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, तुम मेहनत करते हो, फिल इन द ब्लैंक, सफल नहीं हो रहे, है ना। तो यहां आएगा आपका ए। ये हो जाएगा आपका परसर्ग। वह पढ़ाई करेगा, है ना, खाली स्थान, नौकरी पाएगा। तो इसमें आपको ऑप्शन दिखे गया तो, लेकिन ये तो क्या है? ये है साथियों आपका निपात, है ना। निपात जो मैंने आपको बताया, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन यदि यह वाक्य में जुड़ जाता है तो वाक्य के अर्थ को बदल देता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 9, खाली स्थान, वह गरीब है, ईमानदार है।
ऑप्शन आपका ए आएगा इसमें। प्रश्न नंबर 10, ये वाला आएगा, है ना, इसको बोलेंगे निपात। प्रश्न नंबर 11 का आंसर आपको दिख गया, वह कल आया था, यहां कल किस प्रकार का अव्यय है? तो समयवाचक अव्यय है। समयवाचक अव्यय में भी आपका ये क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, वह धीरे धीरे चलता है, यहां धीरे धीरे क्या है? तो इसको आपको बताना है कौन सा अव्यय है। ये भी आपका रीतिवाचक अव्यय है और ये भी आपका क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आता है। जो मतलब एग्जामिनर यदि और भी ज्यादा गहराई से प्रश्न पूछता है तो वो अव्यय के अंदर जाके भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए आपको उसके अंदर गहराई से बताए हैं। ये क्रिया की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, बस आपको क्रिया से जोड़ के देखना है बस। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, उसने प्रश्न का उत्तर तुरंत दिया। उसने प्रश्न का उत्तर तुरंत दिया, तो तुरंत है ना, बताइए क्या है? तुरंत देखो समय से जुड़ा हुआ है, तो यह आपका समयवाचक अव्यय होगा, और समयवाचक अव्यय है तो यह क्रिया के अंतर्गत आएगा। क्रिया की विशेषता बता रहा है, यह आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे अगले प्रश्न की तरफ, राम बहुत अच्छा गाता है, यह बहुत किस प्रकार का अव्यय है? तो ये देखो, ये आपका मात्रात्मक अव्यय है। मात्रात्मक अव्यय भी आपका क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यह आपका दो वाक्यों को नहीं जोड़ रहा है ना, ये विशेषता बता रहा है इन दोनों की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्रिया। इसके बाद आता है साथियों आपका अगला क्वेश्चन, वह वहीं खड़ा है, यहां वही क्या है ना। प्रश्न नंबर 15, ये स्थानवाचक है, वहीं खड़ा है, वहीं ये क्रिया के बारे में बता रहा है, तो ये भी क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत ही आएगा। अगला प्रश्न नंबर 16, वह शायद आएगा, शायद क्या है? ये भी आपका देखो, ये भी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये भी क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत ही है, लेकिन कौन सा विकल्प है यहां पर देखो मैं आपको बताता हूं। देखो साथियों, वह शायद आएगा, यहां आशंका है इस बात की। जब आशंका है तो यह आपका आशंका सूचक अव्यय ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, वह सर्वत्र प्रसिद्ध है, यानी कि सभी जगह प्रसिद्ध है, यहां सर्वत्र किस प्रकार का अव्यय है? तो ये आपका स्थानवाचक है, समयवाचक भी नहीं होगा, रीतिवाचक भी नहीं होगा, और कारण का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला प्रश्न नंबर 18 है, देखो, वह अभी घर में है ना, अभी का संबंध समय से आ रहा है यहाँ, है ना, तो यहाँ समयवाचक है ना। रीतिवाचक में क्या होगा? जैसे धीरे धीरे, चुप चुप, है ना, इस तरह के शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, वहां रीतिवाचक होता है। मात्रा, यदि वहां किसी तरह की नापतोल या परिमाण आता है, वहां मात्रा होती है। यहाँ स्थान, वह दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में रहता है, ये आपका स्थानवाचक है। आप आसानी से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। यदि नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखकर भेजिए, मैं उसका आंसर आपको देता रहूंगा। अगला प्रश्न नंबर 19, राम ने खूब पढ़ाई की, यहाँ खूब किस प्रकार का अव्यय है? तो यहाँ प्रश्न नंबर 19 सोचिए आप, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं। देखो, ये खूब जब आपने विशेषण पढ़े थे तो विशेषण में एक परिमाणवाचक विशेषण था। परिमाण विशेषण में
अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण था, उसके अंतर्गत मैंने आपको परिमाणवाचक बताया है, तो ये आपका परिमाणवाचक में मात्रावाचक विशेषण के अंतर्गत है, लेकिन ये क्रिया विशेषण में आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? देखो, वह धीरे धीरे बोलता है ना, मैंने आपको बताया है वह धीरे बोलता है, यहां धीरे धीरे धीरे, आराम आराम से, है ना, चुप चुप, इस तरह के यदि वाक्य आते हैं ये रीतिवाचक में आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत ही सबसे ज्यादा इनका प्रयोग आपको दिखाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, वह अपने मित्र फिल इन द ब्लैंक बैठा है ना। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सबसे सही होगा। ये आपने सोच लिया होगा के पास। अब के पास है तो कौन सा अव्यय है? ये आपका संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा, है ना। वह और मित्र के बीच संबंध को बता रहा है। ठीक है साथियों, ठीक। देखो, उसने गांव खाली स्थान पत्र लिखा, है ना, तो यहां उसने गांव से पत्र लिखा। सबसे सही आपका ये वाला ही आंसर है। ये वाला आपका होगा नहीं, ये वाला भी आपका होगा नहीं। ठीक है, ये हो सकता था ये, लेकिन इससे ज्यादा सही ये है। अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कहता है यह पुस्तक खाली स्थान है, फिर सोचो क्या हो सकता है। यह पुस्तक, ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं है। यह पुस्तक छात्रों हेतु है, मतलब छात्रों के लिए है बस। प्रश्न नंबर अगला 24। प्रश्न नंबर 24, राम स्कूल फिल इन द ब्लैंक गया, यहां क्या आएगा? तो यहां आपको बताना है सही आंसर। देखो, राम स्कूल से गया ये नहीं आएगा, राम स्कूल के लिए गया आ सकता है, राम स्कूल में गया ये भी आ सकता है, राम स्कूल तक गया ये आपका सबसे सही है। ये आपका संबंध जोड़ के बता रहा है, संबंध वाचक में, है ना। आगे चलते हैं। वह बगीचे में फिल इन द ब्लैंक खेल रहा है, तो इसके लिए सबसे सही कौन सा होगा? जल्दी सोचियो, इसके लिए सबसे सही होगा ये। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, मैं कलकत्ता फिल इन द ब्लैंक आया हूं, तो यहां सबसे सही होगा आपका ये वाला। मैं समझता हूं साथियों, आपने जितने भी अव्यय के प्रकार हैं, अव्यय के अंदर गहराई से जो भी सवाल आएगा आज के बाद आप वहां से कोई मिस्टेक या गलती नहीं करेंगे। आगे अगले क्रम में बढ़ते हैं कुछ प्रश्नों के साथ, इसके बाद हमारी यह पीडीएफ पूरी हो जाएगी। देखो साथियों, एक प्रश्न ये भी आया आपके सामने जिसमें विषम बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इससे संबंधित भी प्रश्न आपके आ सकते हैं। प्रश्न को बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है। देखो, सबसे पहले मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है साथियों आपका, देखो ये है आपका अफसोस। अफसोस परीक्षा में असफल हो गया, है ना। देखो, यहां खुशी नहीं मना सकते, है ना, यहां भी खुशी नहीं मना सकते, यहां भी नहीं मना सकते। सबसे सटीक आपका ये वाला रहेगा। अब ये वाला है तो ये शब्द हमने लिखा, फिर यहाँ विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग किया, उसके बाद हमने अगला वाक्य लिखा। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ आपका ये खाली स्थान है, उसके बाद वाक्य को दिया गया है। अब यहाँ हमें सोचना है कौन सा प्रश्न होगा, है ना। देखो, यहाँ ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, यहाँ आपका ये वाला होगा। अरे मैं भूल गया, है ना।
इन शब्दों का प्रयोग हम नहीं करेंगे, केवल इसका हम प्रयोग करेंगे यहाँ। तो सबसे सटीक हमारा ये है। इसके साथ ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। मैं समझता हूँ इस टॉपिक से जितनी भी आपको कमियां दिखाई दी वो आपने अपने अंदर सुधार करी होंगी। यदि टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद दोस्तों, साथियों, जय हिंद, जय भारत।